मैं मालिक के बच्चे को दूध पिलाती तो मालिक मेरे सर पर ही आकर खड़ा हो जाता। मुझको बहुत शर्म आती उस वक्त, मगर मालिक को तो मैं कुछ कह भी नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे 40,000 तनख्वाह मिलती थी और मैं अपनी 40,000 की तनख्वाह को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहती थी। लेकिन एक रात मालिक का बच्चा बुखार में तपने लगा, तो मालिक ने उसे दवा दी और मुझसे कहने लगे कि आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। मैं उसकी बात मान गई, मगर उस रात मेरे होश तब उड़ गए जब मालिक आधी रात को अचानक ही मेरे कमरे में आ गए और फिर उन्होंने मेरे साथ जो किया। मेरा नाम अनीता है। शादी के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे अपने पति के साथ घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, क्योंकि मेरा पति बहुत शराब पीता था और आए दिन वह घर में लड़ाई झगड़ा करता रहता था। इसलिए मेरे सास ससुर ने हमें घर से निकाल दिया और अब वह मेरे जेठ जेठानी के साथ रहते हैं। मैं यहाँ दूसरे शहर में अपने पति के साथ गुजर बसर कर रही हूँ। मेरे पति की तनख्वाह बहुत ही ज़्यादा कम है और ऊपर से वह ज़्यादातर पैसा अपने शराब में ही उड़ा देता है। बड़ी ही मुश्किल से मेरे घर का गुजारा हो पाता है। और फिर जब मेरा बच्चा हो गया तब तो मेरे लिए और भी ज़्यादा मुसीबत बढ़ चुकी थी, क्योंकि एक तो बच्चा हो जाने से खर्चा बढ़ गया था, दूसरा मैं अपने कुछ महीनों के बच्चे को छोड़कर किसी भी कामकाज के लिए नहीं जा सकती थी और ना ही कोई मुझे ऐसी हालत में नौकरी पर रखता। मैंने अपने पति को कई बार समझाने की कोशिश की कि अब हमारा बच्चा हो चुका है और अब जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए वह शराब की आदत को छोड़ दें। लेकिन उसे तो जैसे किसी भी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं था। मुझे अपने पति पर कभी कभी बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। इधर मेरा बच्चा अच्छी खुराक ना मिल पाने की वजह से अक्सर बीमार बना रहता था और उसकी दवा का खर्चा उठाना भी मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था, जिस वजह से मेरी पड़ोस में रहने वाली एक सहेली से मैंने मदद मांगी तो उसने कहा कि मैं अगर तुम्हारे लायक कोई काम होगा तो तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। एक दिन मुझे उसने अपने घर बुलाया और फिर उसने मुझे जो बात कही उसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। फिर मुझे लगा कि लेकिन मेरा पति शायद ही है जो इस बात की कभी भी इजाज़त देगा, क्योंकि वह काम ही कुछ ऐसा था। मेरी सहेली मुझसे कहने लगी कि कोई उसके जानने वाला है जिसे एक ऐसी औरत की ज़रूरत है जो उनके बच्चे के लिए माँ बन सके। अपनी पड़ोसन की ये बात सुनकर मैं चुप सी हो गई थी। वो मुझसे कहने लगी कि वह लोग तो बहुत अमीर हैं और उन्हें अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है, उसकी खातिर तो वह तुम्हें इस काम की बहुत अच्छी कीमत देंगे, जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां एक बार में ही हल हो जाएंगी। मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मेरा पति मुझे कभी भी इस काम को करने की इजाज़त देगा, क्योंकि ये काम थोड़ा सा वैसा है। मेरी सहेली कहने लगी, तुम्हारे हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और इस काम के सिवाय तुम्हें और कोई काम फ़िलहाल मिल भी नहीं सकता है और ना तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारा बच्चा छोटा है। इसीलिए तुम एक काम करो, एक बार तुम पहले मेरे साथ वहाँ चलो और उनसे पूछ लो कि वह तुम्हें इस काम की क्या तनख्वाह देंगे। अगर वह पैसे बहुत ज़्यादा हुए तो देखो, फिर चाहे ऐसी बात है कि तुम्हारा पति भी इस काम के लिए इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसे भी पैसों का लालच है और तुम्हें भी पैसों की ज़रूरत है। और फिर जब तुम ये काम करोगी तो वह तुम्हें अच्छी खुराक भी देंगे, जिससे तुम्हारा खुद के बच्चे को भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। अपनी सहेली की ये बात सुनकर मैं चुप सी हो गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात थी कि मेरे पति की तनख्वाह में गुजर बसर कर पाना वाकई अब बहुत ही मुश्किल हो पा रहा था। इतने पैसों में ना तो मैं अच्छा खाना खा रही थी और ना ही अपने बच्चे का अच्छा इलाज करवा पा रही थी। मेरा बच्चा भी बहुत कमज़ोर हो गया था। अपनी औलाद की खातिर मैं ये कदम उठाने के लिए भी तैयार थी। हालांकि किसी दूसरे के बच्चे को अपनी गोद में भरना और उसे अपने बच्चे के साथ शामिल करना किसी भी माँ के लिए आसान तो नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे की खातिर मैं ये सब कुछ करने के लिए भी तैयार थी। मुझे भी अपनी सहेली की ये बात ठीक लग रही थी कि पहले मुझे उन लोगों से बात कर लेनी चाहिए।
अगर वह मुझे अच्छी तनख्वाह देते हैं तो फिर मैं कुछ भी करके अपने पति को मना लूँगी। अगले दिन मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर अपनी सहेली के साथ उनके बंगले में पहुंच गई। वहां सब कुछ देखकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वह वाकई में बहुत अमीर लोग थे। जब मैं बंगले के अंदर गई तो मैंने देखा कि उस घर की मालकिन आराम से सोफे पर बैठकर फ़ोन चला रही थी, जबकि वहीं पास में उनका बच्चा बहुत बुरी तरह से रो रहा था। वह उस वक्त एक नौकरानी की गोद में था और वह उसे हिला हिला कर चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चा बेचारा रोए ही चला जा रहा था। वह नौकरानी उसे पाउडर वाला दूध बोतल में भरकर पिला रही थी, लेकिन वह बच्चा वह दूध पी ही नहीं रहा था। जब मैं वहां पहुंची तो मेरी सहेली ने मालकिन को बताया कि मैं वहां किस लिए आई हूं। मालकिन ने मुझे सर से पैर तक बड़े ही ध्यान से देखा। उनके देखने के नज़रिए से ही मैं समझ गई थी कि उन्हें मैं पसंद नहीं आई हूँ, क्योंकि मुझे उनके चेहरे पर नागवारी सी दिखाई दे रही थी। वह कहने लगी, न जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग पर कौन सा भूत सवार हो गया है। आजकल तो हर कोई बच्चे को डिब्बे वाला दूध ही पिलाता है और ऐसे ही बच्चे पाले जाते हैं, लेकिन उसे तो ना जाने क्या अपनी ये जिद पूरी करनी है। फिर वह कहने लगी, खैर मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है। अभी तुम्हारे मालिक आ रहे होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में तुम उनसे ही बात कर लो। इतना कहकर वो वहाँ से उठकर बाहर चली गई और ड्राइवर को कहने लगी कि गाड़ी निकालो, मुझे शॉपिंग पर जाना है। इसीलिए ड्राइवर गाड़ी को रेडी करने चला गया। मैं तो उस औरत को देखकर हैरान ही रह गई थी कि ये कैसी माँ थी जो अपने बच्चे को लिए जरा सी भी कोई भावना नहीं रख रही थी। यहाँ आने से पहले मुझे तो ये लग रहा था कि शायद उस बच्चे की माँ बीमार होगी और इसीलिए उसे मजबूरी की हालत में अपने बच्चे को उसके हक से जुदा करना पड़ रहा होगा। लेकिन ये औरत तो देखने में अच्छी खासी हट्टी कट्टी और सेहतमंद लग रही थी। उसे कहीं से कोई भी बीमारी मुझे नहीं दिख रही थी। वह चाहती तो आराम से अपने बच्चे को माँ का प्यार दे सकती थी, लेकिन शायद आजकल की मॉडर्न किस्म की माएँ ऐसी ही होती हैं। वह अपने बच्चों को नौकरों के रहमो करम पर ही पालना चाहती हैं। उसे सीने से लगाने के बजाय नौकरों के हाथों में थमा देती हैं और खुद आज़ादी भरी ज़िंदगी जीना चाहती हैं, जहां वह जब चाहें जैसे चाहें अपनी मन मर्जी कर सकें। मैंने एक गहरी ठंडी सांस भरी थी। सब अपनी अपनी किस्मत की बात थी। एक मैं थी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी खुराक दे सकती ताकि मेरा बेटा भी सेहतमंद होता, और दूसरी तरफ ये एक औरत है जिसके पास सब कुछ है। ये अच्छे से अच्छा खा पी सकती है और अपने बच्चे को भी सेहतमंद कर सकती है, लेकिन फिर भी ये अपनी औलाद को उसके हक से दूर रख रही है। वह औरत वहाँ से जा चुकी थी और कुछ देर के बाद ही उस घर का मालिक वहाँ आ गया। वह मेरी सहेली से कहने लगा कि क्या यही वह औरत है? मेरी सहेली कहने लगी, जी साहब, वह यही है। उस आदमी ने मेरी गोद में पड़े मेरे बेटे को बड़े ही ध्यान से देखा और फिर मेरी तरफ देखा। मेरी सेहत भी कोई बहुत अच्छी खासी नहीं थी। मैं एक दुबली पतली सी औरत थी। वह मेरी सहेली की तरफ देखकर कहने लगा कि इन्हें तो खुद ही खुराक की अच्छी खासी ज़रूरत है, ये भला मेरे बच्चे को कैसे पाल सकती हैं। मैंने तुरंत ही उसकी बात सुनकर कहा कि रोज़ी रोटी तो ऊपर वाले के हाथ में होती है साहब जी। रब ने बच्चों के खाने का ज़रिया बनाया है तो ताकत भी वही देता है। मेरी बात सुनकर मेरे मालिक ने बड़े ही अजीब भरे अंदाज में मेरी तरफ देखा। फिर वह कहने लगे कि देखो, मेरा बच्चा बहुत बीमार रहने लगा है क्योंकि उसे बहुत दिनों से पाउडर वाला दूध पिलाया जा रहा है, पर वह दूध उसे पचता नहीं है और मेरी बीवी किसी भी तौर पर मेरे बच्चे को उसका हक देने के लिए राज़ी नहीं है, और अब मैं अपने बेटे की सेहत पर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। मैंने तुरंत ही उस आदमी से कहा कि आप मुझे कितनी तनख्वाह देंगे। मेरे इस सवाल पर वह कहने लगा कि जितनी तनख्वाह तुम चाहो, मैं तुम्हें उतनी ही देने को तैयार हूँ। मुझे कोई भी ऐतराज़ नहीं है, बस शर्त यह है कि मेरा बच्चा ठीक ठाक और दुरुस्त रहे। इसके बाद मेरे मालिक ने मुझे 40,000 तनख्वाह देने को कहा था। उनके मुंह से ये बात सुनकर तो हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि इतने पैसे तो मेरी ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा थे। घर लौटकर जब मैंने अपने पति को
इस सब के बारे में बताया तो पहले तो वह खामोश हो गए, लेकिन जब मैं थोड़ी बहुत उनसे बात की और उन्हें 2-4 बातें सुनाई कि उन्हें तो अपने बच्चों की कोई खास फिक्र नहीं है और वह अपनी इस बुरी लत से छुटकारा भी नहीं पा रहे हैं, तो फिर अब मुझे ही अपने बच्चे की सेहत के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। और फिर तनख्वाह भी तो कितनी अच्छी मिल रही है। इतनी मिन्नतें करने के बाद मेरे पति ने मुझे वहाँ काम करने की इजाज़त दे दी। अगले दिन जब मैं उस बंगले पर गई तो घर का मालिक वहीं पर मौजूद था। उसने मुझे जैसे ही देखा अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया और फिर मुझसे कहने लगा कि अब तुम्हें पूरा दिन यहीं पर रहना है। रात के 10 बजे के बाद तुम यहाँ से जा सकती हो और तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें रोज़ अपनी गाड़ी से घर भिजवा दिया करूँगा। मालिक की इस बात से मैं थोड़ा संतुष्ट हो गई थी, वरना इतनी रात को अकेले घर जाना मेरे लिए बड़ी ही टेंशन की बात थी। मैं अपने बेटे को भी साथ लेकर गई थी। मैं वहाँ की एक नौकरानी के साथ उस कमरे में चली गई जो कमरा उस बच्चे के लिए ही बना हुआ था। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि वह बच्चा रोए ही चला जा रहा था। शायद वह बहुत ज़्यादा भूखा था और उसी की वजह से वह इतना रो रहा था। मैंने तुरंत ही उसे उठाकर अपने गले से लगाया और उसे चुप कराया और फिर उसे मैंने उसका वह हक दिया जिसके लिए मैं वहाँ नौकरी कर रही थी। कुछ देर के बाद वह सो चुका था, लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा बड़े ही गौर से मुझे देख रहा था। मैं अपने बच्चे के हक में किसी और को भी शामिल कर चुकी थी। मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ लपक कर मेरी गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त मालिक का बेटा मेरी गोद में था और मैं उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उस वक्त अपने बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी देखी थी, जिसे देखकर मेरी खुद की आंखों में भी आंसू आ रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने बेटे के साथ भेदभाव कर रही हूँ। मेरे मालिक का बेटा सो चुका था, लेकिन वह अभी गहरी नींद में नहीं था, इसीलिए मैं उसे अपनी गोद से उतार नहीं रही थी और इधर मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ बढ़ रहा था और मैं मजबूर होकर उसे खुद से पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा बेटा बस अभी रो देगा, इसलिए मैंने मालिक के बेटे के खिलौने अपने बेटे के आसपास रख दिए और फिर मेरा बेटा उन खिलौने से खेलने बैठ गया। मैंने मालिक के बेटे को सुलाकर बेड पर लिटा दिया। कमरे में एसी भी ऑन था। मेरे अपने बच्चे को भी भूख लग रही थी और उसके भी सोने का वही वक्त था, इसलिए मैंने अपने बेटे को भी सुला दिया। लेकिन फिर मैं ये सोचने लगी कि अब मैं उसे कहाँ लिटाऊं, क्योंकि वह बेड तो मालिक का था और उस पर मालिक का बेटा लेटता था। फिर जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैंने अपने बेटे को वहीं ज़मीन पर ही लिटा दिया और खुद भी उसके बराबर में ही बैठ गई। अभी मुझे कुछ देर ही हुई थी वहाँ बैठे हुए कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और वह नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक दूध का गिलास था। वह उसने मुझे थमाया। मैं उसे हैरान नज़रों से देखने लगी तो वह मुझसे कहने लगी कि मालिक कह रहे हैं कि ये तुम्हें पीना है और कुछ देर के बाद मैं तुम्हें फल लाकर भी दूंगी, वह भी सारे तुम्हें खाने पड़ेंगे। ये सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा हैरान रह गई थी। मैंने कहा कि लेकिन मैं ये सब कैसे खाऊंगी? वह नौकरानी कहने लगी कि मालिक का यही हुक्म है। वह कह रहे थे अगर आप अच्छा खाएंगी तभी तो कहीं जाकर उनका बेटा भी सेहतमंद रहेगा। ये सुनने के बाद मैंने वह दूध पी लिया। तकरीबन कई सालों बाद मैंने दूध पिया था, वरना तो रोज़ बस थोड़ा सा दूध 1 कप चाय में डालकर पतली सी चाय ही मुझे पीने को मिलती थी। उस वक्त ना जाने क्यों, लेकिन मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये वक्त भी बड़ा अजीब होता है, इंसान को कैसे कैसे कर्म दिखाता रहता है। कहाँ मैं एक रोटी के लिए तरसती थी और अब यहाँ मेरे सामने दुनिया की हर चीज़ रखी हुई थी, सिर्फ इस मालिक के बच्चे की वजह से। 1 हफ्ते में ही मेरी सेहत में काफ़ी गहरा असर शुरू हो गया था, क्योंकि अब तो मैं हर रोज़ दूध पीने के साथ साथ फल और काजू, मेवा, बादाम, पिस्ता सब कुछ खा रही थी। सब कुछ वैसे तो अच्छा था, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जब भी मैं मालिक के बेटे को कमरे में लेकर जाती
तो कुछ देर के बाद मालिक भी किसी न किसी बहाने से उसके कमरे में आ जाते और बड़ी ही अजीब सी नज़रों से मुझे देखा करते। मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होती और मैं फ़ौरन ही बच्चे को गोद से उतार देती। वह मुझे अपने बेटे के बारे में तरह तरह की बातें पूछने लगते। मुझे अपने मालिक की ये हरकत बहुत ही बुरी लगती थी। न जाने क्यों वह इस तरह से कमरे में चले आते थे। इसीलिए मैं सोचने लगी कि अब मैं एक दिन सही मौका देखकर उनसे कह दूंगी कि अब मैं ये काम नहीं कर सकती। उसी दिन जब मैं अपने घर पहुंची तो अंदर मेरे पति के साथ एक आदमी बैठा हुआ था। उस वक्त मेरा पति नशे में बुरी तरह से धुत था। उसे ऐसी हालत में देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उन दोनों से कहा कि वह अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाएं। इस पर मेरे पति का दोस्त मुझसे कहने लगा कि मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। उसके मुंह से ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह ये क्या कह रहा है। मैंने अपने पति की तरफ घूरती हुई निगाहों से कहा कि ये तुम्हारा दोस्त मुझसे क्या बकवास कर रहा है। इस पर मेरा पति मेरे आगे रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा। बोला कि मैं दरअसल एक जुए में 1 लाख रुपए हार गया हूँ और मेरे पास इतना रुपया चुकाने के लिए नहीं है। इसने मुझसे शर्त रखी है कि अगर तुम इसके घर जाकर 1 महीने तक काम काज कराओ तो ये मेरे वह 1 लाख रुपए माफ़ कर देगा जो मैंने इससे लिए हैं। मैंने जैसे ही अपने पति के दोस्त की तरफ देखा तो उसकी नज़रें मुझे जिस तरह से घूर रही थीं, मैं समझ गई थी कि वह 1 महीने तक मुझसे अपने घर का काम करवाने के बहाने से क्या चाहता था। मैंने अपने पति से कहा कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। तुम जानते भी हो कि तुम्हारे इस दोस्त का इस सब के पीछे क्या इरादा है। इस पर मेरा पति अपने दोस्त की सफाई पेश करते हुए कहने लगा कि तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे तो एक काम वाली बाई की ज़रूरत थी, बस, और कुछ भी नहीं। मैंने अपने पति को धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया और कहा कि तुमने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है। मैंने उसके दोस्त से कहा कि तुम अभी इसी वक्त घर से बाहर निकल जाओ। तो वह आदमी मुझसे लड़ने लगा। बोला कि अगर तुमने मेरा पैसा वापस नहीं किया तो मैं पुलिस को लेकर आऊँगा। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। मैंने जैसे तैसे करके उस आदमी को वहाँ से भगा दिया, लेकिन मैं अच्छे से जानती थी कि वह मुझे परेशान करना छोड़ेगा नहीं। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कहाँ तो मैं अपना काम छोड़ने के बारे में सोच रही थी और कहाँ अब यह एक नई मुसीबत मेरे गले आकर पड़ गई। अगले दिन जब मैं घर लौट कर आई तो वह आदमी पहले से ही मेरे घर पर 2-4 लोगों को लेकर खड़ा था और ज़ोर ज़ोर से चीख चिल्ला रहा था और मेरे पति को उल्टी सीधी बातें सुना रहा था। वह इंसान बहुत ही दबंग किस्म का था। उसने मुझे तरह तरह की धमकियां दी, जिससे मुझे डर लगने लगा कि कहीं ये आदमी मुझे या मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए जब अगले दिन मैं अपने मालिक के घर गई तो मैं उनके आगे हाथ जोड़कर 1 लाख रुपए मैंने उधार मांग लिए और उनसे कहा कि मैं धीरे धीरे काम करके उनके सारे पैसे चुका दूंगी। खैर, मेरे मालिक ने मुझे वह पैसे दे दिए, लेकिन मुझे अब अपने मालिक से और भी ज़्यादा डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि पहले ही मुझे उनकी नज़रें कुछ ठीक नहीं लगती थीं, लेकिन अब तो उनका मुझ पर और भी ज़्यादा एहसान बढ़ गया था। तो अब वह हो सकता है मेरे साथ अपनी हरकतें और ज़्यादा बढ़ा दें। इस सब को लेकर मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैं उन पैसों से उस आदमी का कर्जा तो चुका दिया था और उससे छुटकारा पा लिया था। मैंने अपने पति को बहुत समझाया कि अब वह बिल्कुल भी जुआ नहीं खेलेगा, जिससे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने इस बात पर हामी भी भर दी कि वह अब ऐसा कभी भी नहीं करेगा। इधर धीरे धीरे महीना बीत गया और फिर मेरे मालिक का रवैया दिन ब दिन बढ़ता ही वैसा चला जा रहा था। मुझे अब बर्दाश्त नहीं होता था। मुझे अक्सर अपने आप को छुपाना पड़ता था, क्योंकि मालिक कभी भी कमरे में आ धमकता था, जिससे मुझे अपनी इज्जत को लेकर खतरा महसूस होने लगा। कुछ महीनों बाद जब मैंने मालिक के पैसे भी सारे वापस लौटा दिए, तब मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं मालिक की ये हरकतें बर्दाश्त नहीं करूँगी। और फिर मैंने एक दिन उनसे कह दिया कि आपका मुझे यूं अचानक कमरे में आ जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
आखिर आप बार बार कमरे में क्यों आते हैं? मेरी ये बात सुनकर मालिक के माथे पर बल पड़ गए। वह मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हें सच बताऊं कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ? मैं आज तक तुम्हें जो भी खाने पीने की चीज़ें देता रहा हूँ, वह सिर्फ इसलिए देता हूँ ताकि मेरे बच्चे की सेहत अच्छी हो जाए। लेकिन मुझे ये वहम बना रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरे बेटे की जगह अपने बेटे को ज़्यादा प्यार दे रही हो, ज़्यादा महत्व दे रही हो और मेरे बेटे का ख्याल नहीं रख रही हो। मैं अगर पैसा खर्च कर रहा हूँ तो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। मालिक के मुंह से ये बात सुनकर मेरा तो पारा चढ़ गया। आखिर वह आदमी मुझे समझता क्या था? क्या मैं कोई बेईमान थी? मैं उसका दिया खाकर अपने बेटे को सेहतमंद करूँगी और उसके बेटे को पूछूंगी भी नहीं, उसको भूखा रखूँगी। मैंने मालिक से कहा कि मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन इतनी बेगैरत नहीं हूँ कि मुझे नमक की वफ़ा करनी भी नहीं आती हो। जब आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं है और इतना ही शक है, तो इससे बेहतर तो यही होगा कि आप मेरी जगह किसी और को यहाँ पर रख लें। इतना कहने के बाद मैंने अपने बच्चे को गोद में उठाया और वहाँ से बाहर जाने लगी। मेरा मालिक मुझे पीछे से पुकारता रह गया, लेकिन मैंने एक बार भी पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा और मैं तुरंत ही अपने घर वापस आ गई। मैं गरीब ज़रूर थी, लेकिन बेगैरत इंसान नहीं थी। इस तरह की बात सुनने के बाद भला मैं वहाँ पर कैसे रुक जाती? मैं अपने बच्चे का हक उसके बेटे को दे रही थी, उसका भी बहुत ख्याल रखती थी। जब तक मैं वहाँ रहती थी, उसके बच्चे को ही संभालती रहती थी और अपने बच्चे को उसके बेटे के खिलौने देकर बहलाती रहती थी। लेकिन फिर भी उसे मुझ पर शक था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं उसके यहाँ काम नहीं करूँगी। लेकिन फिर उसी रात मुझ पर एक बहुत भयानक मुसीबत टूट गई। मेरा पति घर वापस लौट कर ही नहीं आया। मुझे उसका इंतज़ार करते हुए रात के 2 बज चुके थे। मैं बहुत परेशान थी कि फिर मेरे पास एक फ़ोन आया और किसी ने मुझे बताया कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। जैसे ही मैंने ये सुना, तभी मैं तुरंत ही अस्पताल पहुंची और वहां जाकर मुझे पता चला कि मेरे पति की तो मौत हो चुकी थी। वह नशे की हालत में एक गाड़ी से जाकर टकरा गया और इतनी बुरी तरह से जख्मी हुआ कि उसकी जान ही चली गई। जब मुझे डॉक्टर ने आकर ये खबर दी तो मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई थी। होश में आने के बाद कभी मैं अपने छोटे से बच्चे को देखती तो कभी अपने पति की लाश को। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँगी। मेरे घर में कई लोग बैठे हुए थे। इधर सुबह हो चुकी थी और मेरे पति का अंतिम संस्कार भी हो गया था। पूरी रात यूं ही रोते रोते गुजर चुकी थी। मेरा बेटा तो इतना छोटा था कि उसे इस बात की कोई समझ ही नहीं थी कि वह बिन बाप का हो चुका है और उसके पिता का देहांत हो चुका है। जो भी मेरे बच्चे को देखता वह मुझसे कहता कि तुम तो अभी जवान हो और ये मासूम बच्चा बहुत छोटा है, ये आगे की ज़िंदगी कैसे काटेगा? तुम्हारा पति तो तुम्हें जवानी में ही इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। उन लोगों के इस तरह के अल्फाज मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। मैं सदमे में बैठी थी। मुझे खुद भी अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इधर घर में पैसे भी खत्म हो चुके थे। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, मुझे कुछ भी पता नहीं था। फिर अगले दिन मेरे घर के दरवाजे के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गली के बच्चे इस गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ते हुए आए। हर कोई वहां आंखें फाड़कर उस बड़ी गाड़ी को देख रहा था कि हमारे छोटे से मोहल्ले में आखिर इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई थी। तभी मेरे घर का दरवाज़ा खुला और हर कोई मेरे मालिक को देखने लगा, जबकि मालिक सबको नज़रअंदाज करते हुए मेरे पास आकर बैठ गए। उन्हें मेरे हालातों की नज़ाकत का अंदाज़ा हो चुका था। उन्हें सारी बातों की खबर मिल चुकी थी कि मेरे पति की पिछली रात मौत हो चुकी थी। वह मुझे सांत्वना देने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी तो मालिक मुझसे कहने लगे कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। दरअसल मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आया था कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है। वह तो अब नौकरानी के पास भी चैन से नहीं रहता है, बस रोता ही रहता है। तुम्हारी गोद की तो उसे आदत हो चुकी है। मैं तो तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर हो सके तो तुम अब वापस आ जाओ। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बस अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि तुमसे पहले भी मैंने एक और औरत को अपने बच्चे के लिए रखा था।
और वह औरत मेरे बच्चे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी, बस सिर्फ अपने बच्चे पर ही ध्यान देती थी, जिस वजह से मेरा विश्वास टूट गया था। और फिर मैं तुम्हें भी उसी नज़र से देखने लगा था। और फिर एक सवाल ये भी है कि जिस बच्चे की अपनी सगी माँ उसका ध्यान नहीं रख रही है, तो भला मैं फिर किसी दूसरी औरत पर अब कैसे यकीन कर सकता था। मालिक की बात सुनने के बाद मुझे लगा कि वह भी अपनी जगह ठीक ही हैं। उन्होंने उसी वक्त मेरे हाथ पर कुछ रुपए रख दिए और फिर वहाँ से चले गए। मेरे पति की तो मौत हो चुकी थी और घर का सारा राशन भी खत्म होने वाला था। मुझे मालिक की नौकरानी का भी कई बार फ़ोन आ चुका था कि उनका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है, पर बिल्कुल भी दूध नहीं पी रहा है। उसे सिर्फ मेरी गोद में ही सुकून मिलता है। मुझे भी उस बच्चे की बहुत फिक्र होने लगी थी। आखिर मैं एक माँ थी और मेरी गोद में भी एक मासूम बच्चा था, और मैं मालिक के बेटे को इतने महीनों पाला था, तो मुझे भी उससे लगाव हो गया था। और भला मैं दूसरे के बच्चे की फिक्र कैसे ना करती। एक माँ की ममता तो ममता ही होती है। मुझे लगा कि मालिक को अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वह बदल गए हैं, और फिर दोबारा से अब वह ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने उसी दिन मालिक को फ़ोन किया, तो उन्होंने मेरे लिए गाड़ी भिजवा दी, जिसमें बैठकर मैं मालिक के घर पहुंच गई थी। मालिक के बच्चे की हालत वाकई बहुत ख़राब थी, लेकिन जैसे ही मैंने उस नौकरानी से मालिक के बच्चे को गोद में लिया, वह तुरंत ही खामोश हो गया और मेरे साथ खेलने लगा। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि इसे तो सच में मेरी आदत सी हो चुकी है, क्योंकि वह हर वक्त मेरे पास ही रहता था। ये देखकर मालिक बहुत खुश हो गए। फिर एक दिन मालिक मेरे पास आए और कहने लगे कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं यहीं पर तुम्हारे लिए एक कमरा खाली करवा देता हूँ। वैसे भी तुम्हारा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा है, तो बेहतर यही है कि अपने उस किराए के घर में तुम अकेले ना रहो। उससे तो अच्छा यही होगा कि तुम यहीं पर रह लिया करो। मुझे मालिक की बात गलत भी नहीं लगी। अब तो मालिक मेरे बेटे के साथ भी ठीक व्यवहार करने लगे थे। वह उसका बहुत ख्याल रखा करते थे। वह जो भी चीज़ अपने बेटे के लिए लेकर आते, वही चीज़ मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते थे। और इधर मालकिन का तो जैसे कुछ अता पता ही नहीं था। वह कब घर आ रही है, कब कहाँ जा रही है, मालिक तक को कोई खबर नहीं होती थी। वह हर वक्त बस या तो शॉपिंग करती, दोस्तों के साथ पार्टीज़ करती रहती, या फिर कई बार तो वह दूसरे मुल्क में अपने दोस्तों से मिलने के लिए अकेले ही चली जाती थी। उन्हें किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी कि उनका बच्चा किस हाल में है। मुझे अपने पति की कभी कभी याद आ जाती तो मैं बहुत उदास हो जाती थी। मेरा बेटा भी अपने पिता को याद करके रोता रहता था। एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत खराब थी, और जब मैं अपने कमरे में जाने लगी तो मालिक मुझसे बोले कि तुम आज यहीं मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाओ, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। वो तुम्हारे पास रहेगा तो आराम से सोता रहेगा। नौकरानी के पास तो वह रोने लगता है। इसलिए मैं वहीं पर उसी के कमरे में रुक गई। आधी रात के समय मालिक का बेटा भूख की शिद्दत से जाग गया, तो मैं उसे दूध पिलाने लगी। लेकिन तभी अचानक मालिक कमरे में चले आए। उस वक्त मैं अपने ही ध्यान में मगन बैठी थी। मुझे उनके आने का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। जब वह आकर मेरे करीब बैठ गए, तब कहीं जाकर मुझे पता चला। मैं तुरंत ही हड़बड़ा गई और मैं उनके बेटे को मैंने नीचे बेड पर लेटा दिया। तब तक वह सो चुका था। मैंने तुरंत ही खुद को ठीक किया। मुझे समझ नहीं आया कि आज फिर से मालिक ने ये हरकत क्यों की। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि तभी मालिक मेरे सामने आकर बैठ गए। फिर उसके बाद उन्होंने जो कुछ बोला, उससे तो मेरे कदमों तले की ज़मीन ही निकल गई। मालिक मुझसे कहने लगे कि देखो अनीता, अब मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं हमेशा से एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो ना सिर्फ दुनियादारी संभाले, बल्कि घर और मेरी होने वाली औलाद को भी अच्छे से संभाल ले और उसकी अच्छी देख रेख करे। लेकिन मेरी किस्मत इस मामले में ख़राब निकली। मेरी जिस औरत से शादी हुई है उसमें ऐसी कोई ख़ास बात मौजूद नहीं है। उसे सिवाय अपने और कोई दिखाई नहीं देता। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी हाँ हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
तुम मेरे बेटे को अपने बच्चे की तरह ही पालती हो, उसका ख्याल रखती हो। मेरा बच्चा भी तुमसे घुल मिल चुका है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें उसकी माँ का दर्जा दे दूँ। मैंने जब मालिक के मुंह से ये बात सुनी तो मेरा चेहरा उस वक्त लाल हो चुका था। मैंने फ़ौरन उनसे कहा कि लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने पति से आज भी प्यार करती हूँ। मालिक मुझसे कहने लगे कि तुम किस पति की बात कर रही हो? वह पति जिसने अपने जुए में हारे पैसों को चुकाने के लिए तुम्हें अपने दोस्त के घर भेजने की कोशिश की थी। क्या उसने ये नहीं सोचा कि वह तुम्हारी इज्जत को भी खतरा हो सकता है वहाँ पर? वह पति जो हमेशा नशे में धुत रहता था, जिसे ना तो तुम्हारी फिक्र थी ना ही तुम्हारे बच्चे की, आज तुम उसकी मोहब्बत की दुहाई दे रही हो। उनकी ये बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मालिक ने मुझसे कहा कि देखो, तुम्हें इस फैसले का पूरा हक है, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। इसके बाद मैं अपने कमरे में वापस चली गई और मैंने बहुत सोचा तो मुझे मालिक की बात बिल्कुल ठीक लगी। मेरे पति ने ना तो कभी मेरी परवाह की थी और ना मेरे बच्चे की थी, और मालिक का रवैया तो मेरे बच्चे के साथ मेरे पति से भी ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं उनसे शादी कर लेती हूँ तो मेरे बेटे को भी वह सारे ऐशो आराम मिल जाएंगे जो उनके बेटे को मिल रहे हैं। जब मैं अपने बच्चे के भविष्य को देखा और इस बारे में बहुत सोचा तो फिर मैंने मालिक का फैसला मानने के लिए मैं मजबूर हो गई। लेकिन अब मुझे मालकिन के बारे में सोच सोचकर बड़ी बेचैनी हो रही थी। इधर मैंने जैसे ही मालिक से शादी के लिए हाँ कहा, मालिक ने तुरंत ही अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया। वह बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी। मेरे मालिक ने उससे अपने सारे क्रेडिट कार्ड और बैंक बैलेंस का हक ले लिया था, क्योंकि अब तक वह जितना भी ऐश कर रही थी वो सब मालिक के पैसों पर ही था। मालिक ने जब उससे सारे पैसे ले लिए तो वह पूरी तरह से कंगाल हो गई थी और फिर मालिक ने मुझसे शादी कर ली। पहले तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं मैंने ये फैसला करके गलती तो नहीं कर दी, मगर शादी के बाद जब मैंने मालिक की मोहब्बत देखी तो अब मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझती हूँ। शायद मेरे नसीब में यही सब लिखा था। अब मेरे बेटे को भी बाप का प्यार मिल रहा है और मालिक के बेटे को माँ की मोहब्बत मिल रही है। मालिक मेरा भी बहुत ख्याल रखते हैं। मैं अपने भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ जो उन्होंने मेरी ज़िंदगी को इतनी खुशियों से भर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।